नमस्कार, मैं हूं प्रवीण दुबे। स्वागत है आपका न्यूज 18 के बेहद खास बेहद लोकप्रिय प्रोग्राम कहता है वोटर में। हम लगातार आपको किसी ना किसी विधानसभा क्षेत्र का दौरा करा रहे हैं इसलिए क्योंकि कोरोना की जो बंदिशें हैं वो हमें दौरा करने से रोक रही। तो हम प्रयास करते हैं कि जो अधिकतर वोटर हैं वो वहां से जुड़ सकें। हम लगातार अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों के बारे में आपको बता रहे हैं। आज बारी है आगर की। आगर का वोटर क्या कहता है। ये सीट जो है हालांकि दल बदल के कारण खाली नहीं हुई, बल्कि यहाँ के जो कैंडिडेट थे उनकी डेथ हो गई थी, उसके कारण ये सीट खाली हुई है। लेकिन फिर भी जाहिर सी बात है कि 27 सीटों की गणना में ये भी है। बात करेंगे हम, बहुत सारे वोटर हमारे साथ जुड़ेंगे। पहले मेहमानों का परिचय मैं आपसे करा दूं। हमारे साथ हैं बीजेपी की तरफ से चिंतामणि मालवी, पूर्व सांसद हैं बीजेपी के, और ये कहा जा रहा है कि आगर के दावेदार भी हो सकते हैं बीजेपी की तरफ से। अभी हालांकि पार्टी ने तय नहीं किया। और दूसरे मेहमान हैं गुड्डू लाला, ये प्रदेश सचिव हैं कांग्रेस के। गुड्डू जी का भी स्वागत है, चिंतामणि जी का भी स्वागत है। लेकिन चूंकि प्रोग्राम का नाम है कहता वोटर, लिहाजा शुरुआत करेंगे वोटर से। सुनते हैं क्या कह रहा है पहला वोटर, सुनिए। मेरा नेताजी से ये सवाल है कि ज़िले में हायर एजुकेशन की कोई सुविधा नहीं है। पहले लॉ कॉलेज चलता था, वो भी अब बंद हो गया है। तो उच्च शिक्षा एवं तकनीकी शिक्षा के लिए यहाँ के बच्चों को बाहर जाना पड़ता है। ये सुविधा हमारे जिले को कब तक मिल जाएगी? चिंतामणि जी का ही रुख कर लेता हूँ। चिंतामणि जी, सुना आपने, लंबे वक्त तक सरकार आपकी यहाँ भी रही है, केंद्र में है ही, दोनों जगह है सरकार। फिर ये वोटर कह रहे हैं कि हायर एजुकेशन की कोई सुविधा वहां पर क्यों नहीं अब तक? देखिए, इस बार जो भी विधायक यहाँ से होगा निश्चित रूप से उसकी पहली प्रायोरिटी, क्योंकि जिला बने बहुत समय नहीं हुआ है, और चूंकि मैं तो खुद ही शिक्षा के क्षेत्र से आता हूँ, यूनिवर्सिटी का एग्जीक्यूटिव काउंसिल मेंबर रहा हूँ, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट रहा हूँ, यूजीसी का मेंबर रहा हूँ, तो शिक्षा के क्षेत्र में मेरी अपनी चिंताएं स्वयं ज्यादा है कि भाई जहां भी हो, क्योंकि शिक्षा होगी तो अपने आप जिला विकसित होगा, अपने आप दूसरी चीजें भी वहां होने लगेगी। हम कोटा से बहुत दूर नहीं है, और अब तो दोनों तरफ जो है वो रोड बनने स्वीकृत हो गई है। 1 लाख करोड़ का रोड जो है वो दिल्ली मुंबई कॉरिडोर स्वीकृत हुआ है, वो भी हमसे छूता हुआ निकलेगा। तो अब तो आगर की संभावनाओं के द्वार खुलेंगे, और जैसा कोटा एक बन गया है शिक्षा का हब, वैसा ये आगर भी हो सकता है। और मैं उम्मीद करता हूं कि आने वाले समय में जो है आगर सभी तरह के कॉलेज, सभी तरह की शिक्षाएं और नई शिक्षा नीति को साथ लेकर के जो जिस तरह के कॉलेज और जिस तरह के शिक्षा संस्थानों की आवश्यकता होगी वो सब माननीय मुख्यमंत्री जी शिवराज सिंह जी और जो भी विधायक यहाँ आएगा वो भी यहाँ करेगा ही, और ये तय मानिए कि हम इसे शिक्षा का केंद्र बनाएंगे। गुड्डू लाला जी का रुख कर लेते हैं कि क्या लगता है आपको कि अगर मान लो अब तक वहाँ कुछ नहीं हुआ, 2 बार से तो वहां से एमएलए बीजेपी के ही रहे हैं, गवर्नमेंट भी बीजेपी की रही है, 15 महीने बेशक भले आपकी थी, क्या लगता है आपको कि क्या वजह है कि ये जो नहीं हो पाया? भारतीय जनता पार्टी की यहाँ 55 साल से विधायक बनते आ रहे हैं। केवल हमारे यहाँ 3 बार एमएलए बने हैं, और 3 बार एमएलए बनते के साथ ही हमने वो काम किए जो ये 55 साल के विधायक होते हुए नहीं कर पाए। आज हमारे यहाँ पर लॉ कॉलेज खत्म हो गया। हमारे यहाँ हायर एजुकेशन के लिए उज्जैन भी और इंदौर का मुंह देखना पड़ता है। किसी प्रकार का कोई ना बच्चों के लिए व्यवस्था है, ना कोई फूड प्रोसेसिंग प्लांट डाल पाए। केवल और बातों के अंदर बात का अच्छे वहाँ से हमको लच्छेदार सुना करके और नया विधायक बना लेते हैं, और आने वाले 5 साल में उस विधायक को फिर बदल देते हैं और बोलते हैं कि ये विधायक ठीक नहीं था। विधायक ठीक नहीं, आपकी नीतियां ठीक नहीं है। आप इस क्षेत्र के लिए काम करना ही नहीं चाहते, उनको अशिक्षित बेरोजगारी रखना चाहते हैं ताकि आपकी लच्छेदार बातों में वो आ जाए। ठीक है, बहुत सारे मुद्दे हैं, मैं उन मुद्दों पर आऊंगा। पहले हमारा प्रयास यही है इस प्रोग्राम के जरिए कि हम ज्यादा से ज्यादा अवसर वोटर को दें। वोटर की मुश्किलें, चाहे मैं हर बार कहता हूं कि मुझे बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता या किसी को फर्क नहीं पड़ता कि कांग्रेस दूर करेगी कि बीजेपी, फर्क इस बात से पड़ता है कि उसकी मुश्किलें दूर होनी चाहिए। एक और वोटर का सुनते हैं क्या कह रहे हैं, सुनिए। मेरा नेताजी से एक सवाल है कि जिले में गो अभ्यारण्य है, नई गौशालाएं भी खोल दी गई है, लेकिन सड़कों पर अभी भी गाय भटक रही है। ये कब तक इनको आश्रय मिलेगा? मालवी जी, बहुत आप लोगों का तो बड़ा संवेदी मसला होता था ये गाय वाला, गौशाला वाला, क्या वजह है? आपके ही वोटर हैं और उनका सवाल आपने सुना होगा, मैं चाहता हूं आप जवाब दें। देखिए, केवल भारतीय जनता पार्टी का नहीं बल्कि प्रत्येक संवेदनशील इंसान का ये महत्वपूर्ण मुद्दा है कि गाय जब सड़कों पर दिखती है और जो है वाहन उनसे टकराते हैं या वो आवारा घूमती है या कई बार उनको कत्ल खाने तक ले जाया जा सकता है इसी तरह रोड, तो वो हमें तकलीफ देने वाली बात है। और संयोग है, और संयोग ना केवल बल्कि मैं तो कहता हूँ कि खुशकिस्मती है आगर की कि यहाँ बड़े बड़े गो अभ्यारण्य है। आवश्यकता केवल व्यवस्थापन की है, आवश्यकता केवल मैनेजमेंट
मैनेजमेंट की, आवश्यकता केवल इच्छा शक्ति की है। और निश्चित रूप से नई परिस्थितियों में जो नया मैनेजमेंट, नई व्यवस्था आएगी, वो इस इच्छा शक्ति को अभिव्यक्त भी करेगी। जहां तक गो अभ्यारण्य की बात है, ये गो अभ्यारण्य कोई कांग्रेस तो बना नहीं दिए। कांग्रेस ने घोषणा जरूर की कि हम गांव में गौशाला बनाएंगे, लेकिन वो कहीं अस्तित्व में कहीं दिखाई नहीं देता, कहीं भी फिजिकल स्वरूप में कहीं भी नहीं है। केवल उन्होंने घोषणा भर की और गांव को शुरुआत किया, और एक गाय के लिए साल भर का 20 रुपया रखा है। और इस तरह का अगर बजट रखेंगे, केवल उन्होंने एक थोथी घोषणा भर की, लेकिन वास्तव में यहाँ पर तो उससे पहले, गलत नहीं हूं तो खैर ₹1.60 का बजट आपने एक गाय के लिए रखा है। खैर, हम गुड्डू जी का रुख कर रहे थे। गुड्डू जी, ये तो आपके एजेंडे में भी है, कमलनाथ जी बहुत बात करते हैं और अक्सर हर इंटरव्यू में बोलते हैं, न्यूज 18 से जब भी उनकी बात होती है तो वो कहते हैं कि हम तो गाय और गौशाला के लिए हमने बहुत काम किया। फिर ऐसे सवाल क्यों आने चाहिए आपके इलाके से? नहीं, हमने इस जिले में 50 गौशालाएं दी और हमारी सरकार 15 महीने 15 कंप्लीट करके हमने पंचायतों को हैंड ओवर कर दी, लेकिन हमारी सरकार चली गई। अब जितनी भी गौशालाएं रोड पर भटक रही है या जितनी भी चल रही है, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार की जवाबदारी बनती है कि उनके अंदर उनको शिफ्ट करे और उनके खाने की व्यवस्था करे। हमने 15 गौशालाएं कंप्लीट कर दी है हमारे विधानसभा के अंदर 50 में से। ये हमारा फॉल्ट नहीं है, भारतीय जनता पार्टी के लोग वोट तो लेते हैं गौ माता के नाम से, लेकिन उस पर अमल नहीं कर रहे हैं। और रखेंगे इस बार एजेंडे में कि नहीं? ये जो मुश्किल है वोटर का बड़ा जागरूक सा सवाल है, इस बार भी रखेंगे क्या इसे इलेक्शन में? आपका तो कैंडिडेट घोषित हो गया। 100% हमारे एजेंडे में रहेगा, और जो छूट गया उसको हम सरकार बनने के 2 महीने बाद के अंदर अंदर हम सरकार में आ रहे हैं और इसको हम पूरा करके दिखाएंगे। ये गौ माता हमें रोड पे नहीं दिखेगी, ये हमारा संकल्प है। ये है कॉन्फिडेंस कि 2 महीने के अंदर हम सरकार में आ रहे हैं। हालांकि 2 महीने के अंदर पता नहीं चुनाव हो पाएंगे या नहीं। तीसरे वोटर का रुख करते हैं। वोटर क्या कह रहा है, क्या उसकी मुश्किलें, सुनिए। मेरा कांग्रेस के नेताजी से एक सवाल है कि जीतने के बाद क्या कैसे भरोसा करें आप पे कि आप पार्टी नहीं छोड़ोगे? ये गुड्डू जी सवाल आपसे है। हालांकि वहां पे नहीं घटा जो आपके यहाँ हुआ, वहां पे तो नहीं हुआ, लेकिन पूरे प्रदेश में तो हुआ है। तो ये एक भरोसा जो है आपके ऊपर भी डिगा है कि आपके लोग दल बदल कर लेते हैं तुरंत। एक जागरूक वोटर है जो मध्य प्रदेश की जनता को, मेरी प्यारी जनता को मैं और मेरे कमलनाथ जी विश्वास दिलाते हैं कि जितना रद्दी का माल हमारे पास था वो कबाड़ी रूपी भारतीय जनता पार्टी ने खरीद लिया है। लेकिन अब जो हमारे पास जितने भी हमारे विधायक है, ये 24 कैरेट का सोना है, और आने वाले भी ऐसा माल ऐसे ला रहे हैं हम कि जो किसी को कोई खरीद नहीं सकता। जो रद्दी का माल था उस कबाड़ी के साथ चला गया कबाड़ खाने में, उनको मुबारक। अब हम नया देशभक्त और कांग्रेस भक्त विधायक लाने जा रहे हैं। चिंतामणि जी, रद्दी का माल खरीद लिया आपने, 22 खरीदा रद्दी का माल, अगर हम इनके शब्द पे ही जाए तो 27 खरीद चुके हैं। देखिए क्या है, गुड्डू भाई जो है वो अपने नेतृत्व विहीनता और नेतृत्व की अक्षमता को दूसरों पे आरोप मढ़ रहे हैं। वास्तव में ऐसा ही है कि आपका जो है वो चेहरे पर धूल लगी और आप जो है कांच साफ कर रहे हैं, आप दर्पण साफ कर रहे हैं। वास्तवतः इनका नेतृत्व इनके विधायकों को संभाल नहीं पाया, असंतोष को समेट नहीं पाया और अपने लोगों को सम्मान नहीं दे पाया। और जब उनका आत्मसम्मान आहत हुआ तो उन्होंने भारतीय जनता पार्टी की ओर रुख किया। तो इसमें इनको स्वयं का विश्लेषण करना चाहिए बजाय आरोप लगाने के। कोई खरीद फरोख्त नहीं हुई, ये केवल आरोप है और कहीं भी सिद्ध नहीं हुआ है कि इस तरह की कोई खरीद फरोख्त। अगर आरोप होता तो आपकी दिल्ली की सरकार तब तक उनको बेंगलोर में रखा। हमारे दिग्विजय सिंह जी का, हमारे मंत्री का, उनके साथ धक्का मुक्की की, उनके परिवार वालों के साथ धक्का मुक्की, उसको मिलने नहीं दिया गया। यदि आपकी नियत स्वच्छ और साफ होती तो उनको मध्य प्रदेश की ओर छोड़ देते। बात यह कि लुटा है घर, वजह क्या रही होगी ये तो चुनाव के बाद जनता तय करेगी, क्योंकि और आम आदमी की बहुत दिलचस्पी इसमें रहती नहीं है दल बदल को लेकर। वोटर की जरूर रहती है जिस इलाके के लोग दाएं बाएं होते हैं। दोनों मेहमानों को रोकूंगा, एक और जो वोटर है सुनते हैं। मेरा नेताजी से सवाल है, पिछले 7 सालों से मतकुटा डैम से पानी लाने के लिए बड़ौद में योजना क्रियान्वित चल रही है, किंतु अभी तक वो पूर्ण नहीं हुई है, जिसके चलते भारी जल समस्या यहाँ की स्थिति बनी हुई है। तो ये योजना कब तक कंप्लीट होगी और नगर के लोगों को कब तक सुविधा मिलेगी? सुन रहे होंगे चिंतामणि जी, आपके यहाँ तो बड़ा खेती के लिहाज से समृद्ध इलाका है, संतरा भी आपके यहाँ बढ़िया होता है। तो
ये किस डैम का जिक्र कर रहे हैं? मैं शायद ठीक से उच्चारित नहीं कर पाऊं या सुन नहीं पाया मैंने उस तरह से। आप उसी इलाके के हैं? जी, मधकोटा। ये क्यों नहीं हुआ? इतने लंबे वक्त से आपकी सरकार है यहाँ पर। तो देखिए, वास्तव में जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, हमने नए नए डैम और नए नए जलाशयों का जाल बिछाया है चारों तरफ। अभी माननीय मुख्यमंत्री जी आने वाले 20 तारीख को वो भी जो महिदपुर विधानसभा और आगर विधानसभा के बीच में एक बड़ा डैम बना है 100 करोड़ का, उसका लोकार्पण करने आ रहे हैं। तो जलाशयों की एक विस्तृत श्रृंखला इस क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने बनाई है और उस जलाशयों का पानी नगर तक पहुंचाना अब ये चुनौती है। और अगर इस बार सरकार जो है, अब जैसे ही हमारा चुनाव होगा और हमारे विधायक आएंगे और माननीय मुख्यमंत्री जी इस बार बहुत चिंता कर रहे हैं और उस पानी को हम नगर तक पहुंचाएंगे। हमने पचेटी डैम का जो पानी है वो नगर तक पहुंचाने का काम किया है, हमने कानड़ तक पहुंचाने का काम किया है। तो अब केवल बड़ो क्षेत्र बचा है। बड़ो क्षेत्र में भी मधकोटा के पास से जो डैम बना हुआ है उसका पानी हम पहुंचाने का काम करेंगे। निश्चित रूप से वो होगा ही, उसमें बहुत ज्यादा चिंता करने की गुड्डू भाई अब आपका भी जवाब ले लेते हैं कि आपकी भी सरकार रही है 15 महीने तक, तो आपने क्यों नहीं सोचा वो जो वोटर जो वहां की अपनी मुश्किल बता रहे हैं उनके बारे में? मैं सबसे पहले मालवी साहब को करेक्ट कर देता हूं। जो पचेटी डैम का आपने बताया कि हमने दिया, माफ करना, पचेटी डैम का 14 करोड़ 61 लाख की योजना हमारे मनमोहन सिंह जी की सरकार में सेंट्रल से हम लोग लाए। हमारी नगर पालिका थी, भारतीय जनता पार्टी ने हमको 10 साल में नहीं दिया था। लास्ट के 5 साल में 15 साल में चल रहा था तो हम केंद्र से लेकर गए मनमोहन सिंह जी 14 करोड़ 61 लाख में हमने आगर को पानी दिया। अब आ जाता हूं मैं कुंडालिया डैम से। जैसे कमलनाथ जी की सरकार बनी 604 करोड़ रुपए की योजना हमने 365 जो हमारे गांव है यहाँ करके, टोटल पूरे जिले में 600, उसमें हमने योजना को स्वीकृत किया। अपने 2 मार्च को 2020 को कमलनाथ जी ने आगर में माननीय जयवर्धन सिंह जी हमारे प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में उसको फीता काट के उसकी ओपनिंग कर दी। हम ही उसको देने जा रहे थे, हमारी सरकार गिरा दी और उस क्षेत्र में दे रहे थे, हमारा विधायक नहीं था। तो आज हम बात कर रहे हैं आगर विधानसभा क्षेत्र की। बहुत सारे मसले वहां पर हैं, बहुत जागरूक वहां का वोटर है। 2 मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं जिनसे हम कैफियत भी लेंगे। वक्त एक ब्रेक का है, ब्रेक के बाद जब आएंगे तो कुछ और सवालों को अपने कार्यक्रम में शामिल करेंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। बात हम कर रहे हैं आगर विधानसभा क्षेत्र की। सुनते हैं अगला वोटर क्या कह रहा है। मेरा नेताजी से बस यही सवाल है कि हर बार चुनाव में उज्जैन से चमोली तक 4 लेन सड़क बनाने की बात की जाती है लेकिन बनाई नहीं। आखिर क्षेत्र की जनता को कब तक अच्छी सड़क मिलेगी? चिंतामणि जी, ये सवाल मैंने बहुत ध्यान से सुना। उज्जैन से चौली तक 4 लेन सड़क की बात कर रहा है। बहुत युवा यंग वोटर है। एक अच्छी बात यह है कि जागरूक है और वो चीजों की बात कर रहा है। अभी आपने कोटा वाले नेशनल हाईवे का भी जिक्र किया था। दोनों सड़कों को लेकर क्यों ये सवाल खड़े हो रहे हैं? मैं मेरे भाई को धन्यवाद देता हूं, उन्होंने बहुत अच्छा सवाल उठाया। देखिए, अभी 504 करोड़ रुपए माननीय गडकरी जी ने स्वीकृत करे, अभी 1 महीना भी नहीं हुआ और उसके बाद मैं तो उस पर भी संतुष्ट नहीं हूं। यदि हमारा विधायक जीतता है तो और हम व्यवस्था में आते हैं तो आप देखिएगा कि हम उस 504 करोड़ को और बढ़वाने जाएंगे। सबसे पहला हमारा कदम ये होगा कि हम माननीय गडकरी जी के पास एक बार फिर जाएं और कहें कि आपने चूंकि इसको 10 मीटर का रोड किया है, 10.5 मीटर का, 5 मीटर से, तो आप इसको 4 लेन ही कर दीजिए और हम इसको पैसा डबल करा के लाएंगे और 4 लेन ही कराएंगे। लेकिन अगर ये 5.5 मीटर के रोड से 10.5 मीटर भी आज अगर किया है तो ये निश्चित रूप से धन्यवाद का कारण बनना चाहिए, आभार का कारण बनना चाहिए कि उन्होंने 504 करोड़ रुपए स्वीकृत कर दिए और अब तो स्वीकृत हो गए, अब तो काम शुरू होना है, टेंडर होना है। लेकिन उसके बावजूद भी इन्होंने बिल्कुल सब कुछ स्वीकृत कर दिया, सब टेंडर होना, काम शुरू हो जाएगा। आपके लिए गुंजाइश बहुत कम छोड़ रखी है उन्होंने, ये क्लेम है उनका। ये धन्यवाद की गाड़ी तीसरी बार छूट गई है। लोकसभा में भी घोषणा कर दी थी और बजट भी सैंक्शन कर दिया था, अधिग्रहण चालू छोड़ दिया। विधानसभा चुनाव आया, फिर अधिग्रहण करा, छोड़ दिया। यह तीसरी बार घोषणा है। ये वही रोड है जो दिग्विजय सिंह जी की सरकार में हमारे उन्होंने सिंहस्थ से पहले बनवाया था, उज्जैन से आगर का। और जो सारंगपुर का रोड है ये एशियन डेवलपमेंट बैंक से बनवाया था और ये अग्रवाल एग्रो इंफ्रास्ट्रक्चर वाले से बनवाया था, हमारा मऊ वाले से। इन्होंने इस 15 साल में कोई काम नहीं किया है। घोषणा बहुत अच्छी करते हैं, चुनाव आते हैं और उसको फिर बजट भी स्वीकृत कर देते हैं, गजट नोटिफिकेशन जारी कर देते हैं और चुनाव जाता है और फिर बैठ जाते हैं। जैसे मैंने पहले से ही कहा कि भाई ज्यादा वोटर हम ले पाएं क्योंकि उनकी जो आवाज है उसे स्वर देने की जिम्मेदारी है हमारी भी और आपकी भी। सुनते हैं क्या कह रहे हैं। क्षेत्र में संतरा बहुत होता है लेकिन फूड प्रोसेसिंग नहीं है, इनको कम दामों में बेचना पड़ता है।
फूड प्रोसेसिंग लगाने की बात तो सब करते हैं, पर अभी तक फूड प्रोसेसिंग क्षेत्र में नहीं है। किसानों को इसकी सुविधा कब तक मिलेगी? चिंतामणि जी, आपने सुना होगा सवाल, और इसके पहले ही मैंने जिक्र किया, संतरे की खेती आपके यहाँ बहुत होती है। अब इसके लिए मत कहिएगा कि हम भूमि पूजन करा रहे हैं, अनाउंसमेंट करा रहे हैं, अभी तक क्यों नहीं हुआ? देखिए क्या है, खाद्य प्रसंस्करण केवल संतरे तक ही सीमित नहीं है। यहाँ का चावल बहुत, यहाँ का जो है गेहूं बहुत अच्छा है, यहाँ का प्याज है, यहाँ की लहसुन है, ये तो पूरा कहे कि एक बहुत ही उपजाऊ क्षेत्र है। और इसलिए यहाँ तो जो यूनिट है फूड प्रोसेसिंग की वो बहुत आवश्यक है, और केवल उसको सीमित नहीं कर सकते हम संतरे तक, उसको हमको आगे भी ले जाना पड़ेगा, हमको उसको प्याज की पेस्ट तक ले जाना पड़ेगा, हमको उसको मसाला उद्योग तक ले जाना पड़ेगा, और जो कि यहाँ सब कुछ है, अब केवल उसको वो देना। और आपके माननीय प्रधानमंत्री जी ने इसके लिए बहुत बड़ी राशि रखी है, बहुत बड़ा अनुदान जो है, केवल उस सिस्टम को जोड़ना भर है। और निश्चित रूप से अब हमारे सक्षम विधायक आएंगे तो फूड प्रोसेसिंग की बड़ी यूनिट यहाँ स्थापित होगी, क्योंकि जहाँ पर पर्याप्त पानी है, सस्ता श्रम है, और बहुत बड़ी जगह है सरकारी, और बहुत बड़ा खाली जगह पड़ी हुई है। सब कुछ है, आप खुद बता रहे हैं, लेकिन मुश्किल यह है कि जो वोटर जिसे मैं पहचानता नहीं, संभव ऐसा दिख रहा है वो चेहरे से कि शायद संतरे का किसान होगा, उसकी समस्या। गुड्डू जी, आपका रुख करूंगा मैं, आपकी टिप्पणी इस वोटर के सवाल पर। नहीं, मैंने अभी आपको बताया कि 2 मार्च को जब कमलनाथ जी आए तो उन्होंने ये घोषणा की थी, और फूड प्रोसेसिंग प्लांट डालेंगे, उसके डायरेक्टर, उसकी पूरी टीम आई थी यहाँ सर्वे करके, और उन्होंने घोषणा ही कर दी। हम तो घोषणा नहीं, हम तो जो कहते हैं सो करते हैं। हम उस पर अमल करने जा रहे थे, 2 तारीख को वो गए, और 3 तारीख को हमारे रद्दी के माल को ये लेके बेंगलोर की ओर रवाना होने लग गए। तो जो विकास हम करना चाहते थे वो वहीं का वहीं रुक गया। तो दोनों के दावे हैं कि पहले विधायक चुन लो फिर काम करा देंगे, ये कह रहे हैं दोनों गुड्डू भाई को बिना विधायक जनप्रतिनिधि चुन के वो आते ही काम करा देंगे। तय कर लीजिएगा आप, क्योंकि वोटर आप, भारतीय जनता पार्टी तय कर ले, 15 साल से इनका विधायक है, क्यों नहीं कर पाए? चुनना है तो लिहाजा आप तय कर लेंगे। एक और वोटर का रुख करते हैं, सुनते हैं क्या कह रहे हैं वोटर। मेरा नेताजी से एक ही सवाल है कि इतनी बार इतनी सरकारें रही, लेकिन आज तक रेल नहीं आई। रेल क्यों नहीं आई? वादे हर बार हुए, लेकिन वादे सब रह गए, लेकिन रेल आज तक नहीं है। तो मैं नेताजी से चाहता हूँ कि मतलब जल्दी से जल्दी यहाँ पर रेल आए। चिंतामणि जी, संसद में रहे, आप बड़े नेता हैं बीजेपी के, आप दिल्ली भी बेहतर समझते हैं, केंद्र सरकार की फंक्शनिंग भी समझते हैं, ट्रेन नहीं पहुंची है का बहुत दर्द है इस वोटर के मन में। सबसे पहले तो गुड्डू भाई और कांग्रेस के प्रवक्ता माफी मांगे, क्योंकि ये जो रेल लाइन है वो तब बंद हुई थी जब इंदिरा गांधी ने आपातकाल लगाया था, और सन 1975 में बलपूर्वक ये रेल लाइन उन्होंने बंद की थी, और उसके बाद तमाम जो है सारा सामान उन्होंने उखाड़ा था। तो इसके लिए आगर की जनता कांग्रेस को कभी माफ नहीं करेगी, क्योंकि रेल लाइन जो है वो कांग्रेस ने बंद की थी। लेकिन जहां तक नए स्थापित करने की बात है, कि मैं जब सांसद था तो मैंने उज्जैन फतेहाबाद जैसे असंभव कार्य को किया था। अब निश्चित रूप से हमारा जो नया लक्ष्य है वो उज्जैन फतेहाबाद के बाद उज्जैन रामगंज मंडी को जोड़ना है, ताकि हमारा जो है दिल्ली से जुड़ जाए और ये पूरा एक चौराहा बन जाए। उत्तर से दक्षिण की रेलगाड़ी अगर जाना है तो उसे इतना घूम करके कोटा होकर के आने की जरूरत नहीं है, और इधर नागदा तक भी जाने की जरूरत नहीं। वो सीधा उज्जैन होता हुआ सिकंदराबाद पहुंच जाएगी ट्रेन, और आगे जाकर के वो साउथ तक चली जाएगी। तो इसलिए रेल लाइन बहुत जरूरी है, और निश्चित रूप से इसके लिए प्रयास होना चाहिए। लेकिन एक शब्द भी कांग्रेस के प्रवक्ता या कांग्रेस के भाई को बोलने की, पहले वो क्षमा मांगे कि उन्होंने किस तरह आपने सुना चिंतामणि जी को, उनकी बात पे अगर अमल करें तो फिर बताएं कि भाई आपने ही उस जो वोटर का सवाल है उसके लिए मुश्किल पैदा करने वाले जनक जो है वो आपकी पार्टी है। नहीं, ये रेलवे निजी थी सिंधिया घराने की, ये छोटी नैरोगेज थी, और ये सही है कि आपातकाल के समय में उखड़ी थी, लेकिन हमारा उद्देश्य उस समय यह था कि हम इसको बड़ी रेलवे करेंगे। मैं आपसे पूछता हूं कि इस रेलवे के नाम से 17वीं लोकसभा 15 सांसद आपके बने हैं, और 15 ही सांसदों ने मांग की कि हम रेलवे लाएंगे। तो यह कर्मयोगी यदि जनता सांसद आपके चुनती तो वो कर्मयोगी सांसद यहाँ पर कुछ करके दिखाते, लेकिन दिल्ली तक आवाज़ ही नहीं पहुँचाई। उस दिल्ली की सरकार को इन्होंने बताया ही नहीं, बस यहाँ तक वोट लेने कह दिए। वो करते लड़ते तो रेलवे निश्चित रूप से आती। इसके बाद अभी हमारे 2009 में सांसद सज्जन वर्मा जी बने थे, उन्होंने इस पर इम्प्लीमेंट करवाया, इस पर बजट स्वीकृत करवाया, उन्होंने सर्वे का बजट सर्वे करवाया, उसके बाद हम सरकारी चली गई हमारी। 2 बार तो हमारा सांसद 84 में की तैयारी हो रही है और एक की तैयारी अधूरी रह जाती है क्योंकि गवर्नमेंट चली गई। ये एक बहुत बड़ा कारण दोनों तरफ से बताए जा रहे हैं।
और एक और वोटर अब हम कोशिश करेंगे, क्योंकि वक्त की थोड़ी पाबंदी हमारे साथ होती है, तो 2 वोटर एक साथ लेते हैं और उसके बाद बारी बारी से उनके सवालों पर कैफियत मांगेंगे दोनों पॉलिटिकल गेस्ट से। मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ कांग्रेस से, कांग्रेस सरकार से, जो पूर्व 15 महीना रही है। उन्होंने एक वादा किया था कि हम 10 दिन में मध्य प्रदेश हर किसान का कर्जा माफ़ कर देंगे, लेकिन किसानों के साथ छलावा हुआ है। ये कर्ज माफ़ी कब करेंगे? मेरा एक सवाल है नेताजी से कि पिछली जो कांग्रेस सरकार थी उसमें 550 करोड़ की जो नल जल योजना इनने लागू करी थी, तो उनसे मेरा यही सवाल है कि उसमें कितने गाँवों में नल जल योजना लागू हुई है और कितने नल उसमें लगे हैं, और नहीं लगे तो इसके लिए आपने क्या किया है और कब तक लगेंगे? दोनों सवाल आपको एड्रेस करते हुए हैं गुड्डू जी। पहला तो यह कि कर्ज माफी आपने कहा, वो भी व्यक्ति जो है हमारे सर्वोत्तम संज्ञान के मुताबिक नॉन पॉलिटिकल है। हम कोशिश भी ये करते हैं कि हम उन्हीं वोटर्स को लाएं जिनकी आस्था किसी राजनीतिक दल में ना हो, क्योंकि उससे ईमानदार कमेंट आता है। पहले प्रश्न का उत्तर देता हूं। जैसे हमारी सरकार भी नहीं, 10 दिन के अंदर हमने फाइल साइन किया और हर बैंक को, चाहे कोऑपरेटिव बैंक हो चाहे वो नेशनलाइज्ड बैंक हो, उसको एक पत्र भेजा कि हमने कर्ज माफ कर दिया, साइन कर दिया। ना उनकी आप मोटरसाइकिल खींचेंगे, ना उनकी भैंस किसानों की खींचेंगे, ना उनका ट्रैक्टर खींचेंगे, ना आप उनकी बकरी खींचेंगे। इसका जितना भी समस्त जवाब है मध्य प्रदेश की कांग्रेस की सरकार और कमलनाथ जी की सरकार जवाबदार रहेगी पैसा लेने की। उस परिप्रेक्ष्य में 28 लाख किसानों के तक के कर्जा माफ कर दिए थे। हम आगे प्रोसेस में आ ही रहे थे, 55 लाख किसानों के और बाकी के जो बढ़ रहे थे, लेकिन हमारी सरकार गिरा दी इन लोगों ने। दूसरा सवाल इन्होंने हमसे पूछा था वो नल जल योजना का। 550 करोड़ रुपए की थी वो नल जल योजना, 604 करोड़ रुपए की थी, लेकिन हमने उसका भूमि पूजन उसका 2 मार्च को ही किया और 3 मार्च को हमारी सरकार गिराने का प्रोसेस स्टार्ट कर दिया। वरना हम उसको 600 गांव में, जो इन्होंने पूछा था कितने गांव में, 600 गांव में अभी तक तो हमारा काम ही स्टार्ट हो जाता। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार को यही तो डर था कि इतनी काम करने वाली सरकार, त्वरित काम करने वाली सरकार, जहां विधायक नहीं है वहां भी काम करने जा रही है, तो ये घबराहट में आ गए कि हमारा कहीं भ्रष्टाचार नहीं खुल जाए, कहीं 15 साल की सरकार 15 महीने में भारी नहीं पड़ जाए। इसलिए वो रद्दी खरीद के ले गए और रद्दी के साथ एक लंगड़ा लूला हाथी था, उसे भी ले गए। मुबारक चिंतामणि जी, आप उस इलाके का विकास नहीं करने दे रहे हैं, आप और आपकी पार्टी। ये आरोप आप पर लग रहा है कि एक नल जल योजना वहां पर शुरू करने वाले थे, वो होने नहीं दिया आपने। उसके अलावा किसान कर्ज माफी वो करने वाले थे, वो नहीं करने दिया आपने। चिंतामणि जी धन्यवाद। मुझे थोड़ा सा आपसे समय चाहूंगा। पहली बात तो यह है कि जो किसान कर्ज माफी की बात है, ये धोखा था किसानों के साथ, छल था, छलावा था, और कुल करके एक तरह से नटवर लाल का काम जो है कांग्रेस ने किया और हमारे किसान को छला है, कांग्रेस को धोखा दिया है, और उसी का परिणाम, उसी का जो है ये परिणाम रहा है कि उनकी आज सरकार नहीं है और आने वाले समय में 28 में से एक भी सीट कांग्रेस की नहीं जीत रही है। दूसरी बात, जिस 600 करोड़ की बात मेरे भाई गुड्डू भाई कर रहे हैं, वास्तव में वो तो केंद्र सरकार का पैसा था, और केंद्र सरकार ने यदि कोई पैसा दिया उसका आप नियमन ठीक से नहीं कर पाए, उसका व्यवस्थापन ठीक से नहीं कर पाए, उस पैसे को लगा नहीं पाए, तो इसकी जिम्मेदारी तो आपकी है। केंद्र सरकार ने तो पैसा दिया, क्यों पैसा नीचे तक नहीं पहुंचा, क्यों उसको एग्जीक्यूशन नहीं हुआ? तो निश्चित रूप से इसकी जिम्मेदार भी कांग्रेस है, और कांग्रेस को इस विषय पर आगर की जनता से माफी मांगना चाहिए कि क्यों वो पैसा समय पर नहीं लग सका, क्योंकि ये लूट में लगे थे, क्योंकि ये भ्रष्टाचार में लगे थे, क्योंकि इनको हर चीज में ये 15 महीने इन्होंने कमाने का अवसर माना था, क्योंकि इन्हें खुद विश्वास नहीं था कि हमारी सरकार कब तक रहेगी और कब तक नहीं रहेगी। इसलिए कांग्रेस का प्रत्येक नुमाइंदा, कांग्रेस का प्रत्येक विधायक, कांग्रेस का प्रत्येक कार्यकर्ता इस प्रदेश की जनता को लूटने में लगा था, और उसी कारण केंद्र की योजनाएं एग्जीक्यूट नहीं हो पाई। ठीक है, तो देख, आपने सुना होगा दर्शकों ने, आगर के तमाम दर्शकों ने, कि एक पार्टी का कहना है कि वो लूट में लगे थे इसलिए योजनाओं की तरफ ध्यान नहीं था, दूसरे का कहना है कि वो काम कर रहे थे तेजी से, उन्हें करने नहीं दिया गया, उनकी सरकार गिरा दी गई। आप जितना यहाँ स्टूडियो की जो डिबेट होती है उससे कहीं ज्यादा समझदार आप सब तमाम वोटर हैं। आप तय कर लेते हैं, आप समझ जाते हैं कि किस व्यक्ति के दावे में कितनी सच्चाई है। लिहाजा मैं उम्मीद भी करता हूं कि जो आगर की जनता चुनेगी वो एक बहुत जिम्मेदार और अपने लिए काम करने वाला नेता ही चुनेगी। इस कार्यक्रम में इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़।